हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री नोट्स हिंदी में, जो कि हमने तैयार किए हैं महेश कुमार बर्णवाल की बुक संक्षिप्त इतिहास से, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर हैं। दोस्तों, इन नोट्स में हम भारतीय इतिहास के साथ साथ विश्व इतिहास को भी कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जैसे आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, जेआरएफ या टीजीटी, पीजीटी जैसी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ये नोट्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि अगर आप ये हमारी वीडियो सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको किसी अन्य बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में, यानी कि वो सभी चीज़ें जिनसे हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ये सभी स्रोत हैं जैसे पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख, सिक्के और विदेशी यात्रियों के वर्णन। तो आइए शुरुआत करते हैं पुरातात्विक स्रोतों से। दोस्तों, किसी देश या स्थान का इतिहास जानने के लिए तथा उसके उचित विश्लेषण में पुरातत्व साक्ष्यों व स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, बर्तन आदि शामिल किए जाते हैं। अधिकांश पुरातात्विक साक्ष्य प्राचीन टीलों की खुदाई से प्राप्त किए जाते हैं। टीला धरती की उस सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष विद्यमान होते हैं। यह कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक और बहुसांस्कृतिक, यानी मिलीजुली संस्कृति वाले। और प्राचीन टीलों अथवा स्मारकों का उत्खनन कर वहां से प्राप्त वस्तुओं या कलाकृतियों के आधार पर क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना पुरातत्व विज्ञान या आर्कियोलॉजी कहलाता है। पश्चिमोत्तर उत्तर भारत में हुए उत्खनन से ऐसे नगरों का पता चलता है जिनकी स्थापना लगभग 2500 ईसा पूर्व हुई थी। उत्खनन से हमें गंगा की घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के विषय में भी जानकारी मिली है कि उस समय के लोग किस प्रकार की बस्ती में रहते थे, उनकी सामाजिक संरचना कैसी थी, वह किस प्रकार के मृदभांड उपयोग करते थे। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। किस प्रकार के घरों में रहते थे, भोजन में किन किन अनाजों का उपयोग करते थे और किस प्रकार के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुएं कब्र में दफनाते थे तथा उसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण या मेगालिथ कहते हैं। किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान C14 में आई कमी को मापकर उसके समय का निर्धारण किया जा सकता है। C14 जो कि एक कार्बन का समस्थानिक होता है, इसके द्वारा हम किसी भी वस्तु की एज का पता लगाते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है। रेडियो कार्बन या कार्बन 14 कार्बन का रेडियोधर्मी समस्थानिक है जो सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से पता चला है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व में भी था। यानी रेडियो कार्बन विधि ही एक ऐसी विधि है जिससे हमें पीछे के इतिहास का पता चलता है कि कैसे कोई चीज़ कितनी पुरानी है। आगे पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर विशेषताएं, परागों के विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पति का इतिहास जाना जाता है। पशुओं की हड्डियों का परीक्षण कर उनकी आयुओं की पहचान की जाती है तथा उनके पालतू होने व अनेक प्रकार के कार्यों में लाए जाने का पता लगाया जाता है। आगे आते हैं सिक्के। सिक्कों से भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती हैं। आइए जानते हैं।
सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। मुद्राओं की बनावट एवं उनमें प्रयुक्त धातुओं की मात्रा के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। प्राचीन काल में अधिकांश मोहरें धातुओं की बनाई जाती थीं। जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियां विद्यमान होती थीं, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। भारत में पुरातात्विक खुदाई से बड़ी संख्या में तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्कों के सांचे मिले हैं। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के अर्थात ईसा की आरंभिक 3 शताब्दियों से संबंधित हैं। भारत में मिले आरंभिक सिक्कों पर प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, परंतु बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां अंकित मिलती हैं। सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने प्रारंभ की। सिक्कों का प्रयोग दान दक्षिणा, खरीद बिक्री और वेतन मजदूरी आदि के भुगतान में होता था, इसलिए सिक्कों का आर्थिक इतिहास के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं, जो विशेषतः शीशे, पोटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने से निर्मित हैं। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए थे। आगे आते हैं अभिलेख। ऐसे कौन कौन से अभिलेख हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है, आइए जानते हैं। अभिलेख सिक्कों से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इनके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र यानी एपिग्राफी कहते हैं। भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाजकोई से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य नामक देवताओं के नाम मिलते हैं। अभिलेख मोहरों, प्रस्तर स्तंभ, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं तथा इसके अतिरिक्त मंदिर की दीवारों, ईंटों व मूर्तियों पर भी मिलते हैं। आई रिपीट, अभिलेख हमको कहाँ कहाँ मिलते हैं? मोहरों पर मिलते हैं, प्रस्तर स्तंभों पर मिलते हैं, स्तूपों पर मिलते हैं, चट्टानों, ताम्रपात्रों पर मिलते हैं और इसके अतिरिक्त मंदिरों की दीवारों, ईंटों व मूर्तियों पर भी मिलते हैं। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं तथा ये ईसा पूर्व 3री सदी के हैं। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी से मिलने लगी थी तथा 4वीं-5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। मौर्य सम्राट अशोक के अनेक अभिलेख देश के विभिन्न भागों से मिले हैं, जिनसे उनके साम्राज्य की सीमा, धर्म और शासन नीति पर प्रकाश पड़ता है। उदयगिरी से प्राप्त हाथीगुम्बा अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, यानी कोई शक राजा थे रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से शक शासक रुद्रदामन, अशोक व चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के नासिक गुहा अभिलेख के माध्यम से उनकी धार्मिक सहिष्णुता और उनकी संस्कृति के संदर्भ में हमें जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ से समुद्रगुप्त की विजय और विजित राजाओं के साथ उनकी नीतियों के संदर्भ में जानकारी मिलती है। मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकारम नामक ग्रंथ माला में संकलित कर प्रकाशित किए गए हैं। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं। यह लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। यह भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं, जिसमें विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता था, यानी इन पर ज़्यादातर चित्र
मिले हैं जिनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ये एक प्रतीकात्मक लिपि है। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वे ईसा पूर्व 3री सदी के अशोक के शिलालेख हैं। इनको पढ़ने में सर्वप्रथम सन 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली, जो उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में ऊंचे पद पर कार्यरत थे। आई रिपीट कि सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वे ईसा पूर्व 3री सदी के अशोक के शिलालेख हैं और इनको पढ़ा था सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने, जो कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में एक ऊंचे पद पर कार्यरत थे। अब आते हैं अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां, यानी कौन कौन सी लिपियों में अभिलेख लिखे गए हैं। तो इनमें जो लिपि प्रयोग की गई हैं वो है ब्राह्मी लिपि। अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में हैं। यह लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। दूसरी है खरोष्ठी लिपि। अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में हैं जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, यानी ये उल्टी लिखी जाती थी। तीसरा है यूनानी एवं आरमेइक लिपि। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। आगे आते हैं साहित्यिक स्रोत। आइए जानते हैं साहित्यिक स्रोतों में कौन कौन से स्रोत उपलब्ध हैं। यद्यपि प्राचीन भारतीयों को लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व में भी था, परंतु हमारी प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपियाँ ईसा की 4वीं सदी के पहले की नहीं हैं तथा यह मध्य एशिया से प्राप्त हुई हैं। भारत में पांडुलिपियाँ भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखी जाती थीं, परंतु मध्य एशिया में जहाँ भारत से प्राकृत भाषा फैल गई थी, यह पांडुलिपियाँ मेष मतलब पशुओं की खाल पर और काष्ठफलक मतलब लकड़ी के तख्तों पर लिखी गई हैं। पहले ये भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखी जाती थी, लेकिन जब मध्य एशिया में भारत से प्राकृत भाषा फैल गई तो यह पांडुलिपियाँ मेषचर्म यानी पशुओं की खाल और काष्ठफलकों यानी लकड़ी के तख्तों पर लिखी जाने लगीं। संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियाँ मिली हैं, परंतु इनमें से अधिकतर दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई हैं। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत और पुराण आदि सम्मिलित हैं। ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग का मान सकते हैं, लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यकों और उपनिषदों को 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग का माना जाता है। यानी कि सबसे पुराना जो हमारा वेद है वो है ऋग्वेद, और अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक या उपनिषद ये सभी बाद के हैं। यानी इनका समय है 1000 से 500 ईसा पूर्व। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियाँ हैं, परंतु बाद के साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना और पौराणिक आख्यान हैं। आई रिपीट कि ऋग्वेद में तो देवताओं की स्तुतियाँ हैं, लेकिन जो बाद के हैं अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, इन सभी में हैं स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोने और पौराणिक आख्यान। उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जो 400 साल के आसपास लिखा गया था। पाणिनि ने अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर प्रकाश डाला। महाभारत, जिसे व्यास की कृति माना जाता है, संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईस्वी तक की स्थिति का आभास देता है। इसमें पहले केवल 8800 श्लोक थे तथा इसका नाम जय संहिता था, जिसका अर्थ है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। कालांतर में इसके श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई।
तथा यह भरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ क्योंकि इसमें वैदिक कालीन भरत के वंशजों की कथा है। वर्तमान में इस महाकाव्य में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं और तदनुसार यह सतशास्त्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। इससे तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। वाल्मीकि रामायण में मूल के 6000 श्लोक थे, यानी शुरू में इसमें रामायण में 6000 श्लोक थे जो बढ़कर 12000 हो गए और वर्तमान में इसमें 24000 श्लोक हो गए हैं। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में प्रारंभ हुई। इसकी रचना महाभारत के बाद हुई प्रतीत होती है। राजाओं के द्वारा कराए जाने वाले अनुष्ठान और 3 उच्च वर्णों के धनाढ़ पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान व सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान और स्रोत सूत्रों में दिए गए हैं। जात कर्म यानी कि जन्मानुष्ठान, नामकरण, उपनयन, विवाह और श्राद्ध आदि घरेलू व पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान गृह सूत्रों में पाया जाता है। स्रोत सूत्र और गृह सूत्र दोनों 600 से 300 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। शल्व सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन यहीं से आरंभ होता है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। यह भाषा मगध अर्थात दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। इन ग्रंथों में हमें केवल बुद्ध के जीवन के बारे में ही नहीं बल्कि उनके समय के मगध, उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के शासकों के बारे में भी जानकारी मिलती है। ऐसा विश्वास था कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध 550 से अधिक पूर्व जन्मों में, जिनमें पशु के रूप में भी गुजर चुके थे, जिनका वर्णन जातक कथाओं में है। यानी बुद्ध के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध के 500 से ज़्यादा 550 से अधिक थे, जिनमें पशुओं के रूप में भी जन्म लिया था। उनका वर्णन जातक कथाओं में है। प्रत्येक जातक कथा बुद्ध के पूर्व जन्मों पर आधारित काल्पनिक लोक कथा है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभनगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया था। धर्मसूत्र, स्मृतियाँ और टीकाएँ, इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्मसूत्रों का संकलन 500 से 200 ईसा पूर्व में हुआ था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। यह 15 अधिकरण या खंडों में विभक्त है। इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र व अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। कालिदास ने काव्य और नाटक लिखे, जिनमें अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे प्रसिद्ध है। कुछ प्राचीनतम तमिल ग्रंथ भी हैं जो संगम साहित्य में संकलित हैं। राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्र होकर कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में इस साहित्य का सृजन किया था। ऐसी साहित्य सभा को संगम कहते थे। इसलिए इस समय लिखे गए संपूर्ण साहित्य संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गए। संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों से विशेषकर ऋग्वेद से भिन्न प्रकार हैं। यह धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इसके अंतर्गत कई कवियों ने मुक्तक व प्रबंध काव्यों की रचना की है, जिनमें बहुत से नायक और नायिकाओं का गुणगान है। संगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं तोलक्कापियम, शिल्पाधिकारम एवं मणिमेखलई। संगम ग्रंथों में बहुत से नगरों का उल्लेख मिलता है। इनमें उल्लिखित कावेरीपट्टनम का समृद्धिपूर्ण अस्तित्व प्राकृतिक साक्ष्य से प्रमाणित हुआ है। ईसा की आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु, केल्लूर
लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य हमारा एकमात्र प्रमुख स्रोत है। आगे आता है विदेशी विवरण। तो आइए जानते हैं विदेशियों के विवरण के बारे में। यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाले सिकंदर महान के समकालीन के रूप में सैंड्रोकोटस के नाम का उल्लेख किया है। आई रिपीट, यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर जब सिकंदर महान ने आक्रमण किया था तो उसके समकालीन सैंड्रोकोटस के नाम का उल्लेख हुआ था। यूनानी विवरणों में जो सैंड्रोकोटस थे और जो चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है, वह एक ही व्यक्ति थे, यानी सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है। यह पहचान प्राचीन भारत की तिथि क्रम के लिए सुदृढ़ आधारशिला बन गई। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए मेगास्थनीज की इंडिका उद्धरणों के रूप में सुरक्षित है, जो अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी और टॉलमी की ज्योग्राफी नामक पुस्तकों में प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए पर्याप्त सामग्री मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी 80 ईस्वी से 115 ईस्वी मध्य किसी अज्ञात लेखक ने लिखी, जिसने लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृतांत दिया है। टॉलमी की ज्योग्राफी 150 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है। प्लिनी की नेचुरलिस हिस्टोरिका ईसा की पहली सदी की है, यानी ये पहली सदी में लिखी गई है। यह लैटिन भाषा में है तथा यह हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी देती है। चीनी पर्यटकों में प्रमुख हैं फाहियान और फेनसांग। यह दोनों बौद्ध थे और बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने एवं बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। आगे है फाहियान। यह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। इसने फो क्यू की रचना की, जिसने गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक परिस्थितियों पर प्रकाश डाला है। आगे है कॉस्मोस इंडिका प्लेस्टस। यह एक यूरोपीय यात्री था जो 535 ईस्वी में भारत आया तथा क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें भारत और श्रीलंका के व्यापारिक संबंधों का वर्णन है। अगला है वेनसांग। यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में भारत आया और सी की रचना की। फेनसांग के मित्र हुई ली ने फेनसांग की जीवनी लिखी थी, जिसमें हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज में आए परिवर्तनों का वर्णन किया है। अगला है इत्सिंग। यह 7वीं सदी में भारत आया और नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का वर्णन किया। अगला है सुलेमान। यह 9वीं शताब्दी में भारत आया तथा पाल व प्रतिहार शासकों के विषय में वर्णन किया। अल-मसूदी। यह 941 ईस्वी से 943 ईस्वी तक भारत में रहा और उसने राष्ट्रकूट शासकों के विषय में लिखा। अल-बरूनी, जो कि महमूद गजनवी का समकालीन था, ने तहकीक हिंद, जिसको किताबुल हिंद भी कहा जाता है, की रचना की और जिसमें भारत के निवासियों की तत्कालीन दशा का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, ये थे भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक स्रोत, जिनमें हमने प्राकृतिक स्रोतों, अभिलेख, सिक्कों, विदेशी यात्रियों के वर्णन आदि के बारे में जाना। दोस्तों, हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारा चैनल स्टडी होम
सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।